Hello everyone, myself Mrs. Binda. Welcome to online class. I would like to teach you agriculture with the help of डायग्राम। हम लोग आज एग्रीकल्चर को एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। यहाँ एक फार्मर है जो फील्ड में खड़ा है और स्प्रे कर रहा है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फार्मिंग करने में, एग्रीकल्चर करने में इनपुट क्या देते हैं। तो जो हम लोग इनपुट देते हैं वह होता है मशीनरी, सीड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, लेबरर्स, ये सभी इनपुट होते हैं। जब हम इनपुट लगा देते हैं, इनपुट कर देते हैं, तब फील्ड में डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। ये ऑपरेशंस होते हैं प्लॉइंग, यानी कि मिट्टी को जोतना और मिट्टी को भुरभुरा बनाना, सॉफ्ट बनाना, मुलायम बनाना, और उस भुरभुरा सॉफ्ट सॉइल में फिर सीड्स को बोना, सोइंग करना, और जब सीड्स प्लांट ग्रो कर जाते हैं तो आवश्यकता अनुसार उस पर पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह का स्प्रे करना, छिड़काव करना। जब इतना हो जाता है, ये सारे जो हैं प्लॉइंग करना, सोइंग करना, स्प्रेइंग करना, ये प्रोसेस में आता है। अब प्रोसेस के बाद हमें आउटपुट प्राप्त होता है, और आउटपुट में हमें क्या प्राप्त होता है? आउटपुट में हमें क्रॉप्स प्राप्त होते हैं, और भी चीज़ आउटपुट में हमें प्राप्त होते हैं। वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट, ये सभी आउटपुट हमें प्राप्त होते हैं। ये नेक्स्ट डायग्राम है जिसमें कि एक फार्मर है जो मेन इनपुट इसका ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन जो है मेन इनपुट है इस एग्रीकल्चर में, और बाकी जो केमिकल्स, मशीनरी, लेबर्स, स्टोरेज, ये सभी के सभी इस फार्मर के द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए कोई मशीनरी का यूज़ नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा, छोटा, जैसे हल हुआ मशीनरी में, या फिर ट्रैक्टर हुआ तो उसको भी रेंट पर लेकर के फार्मर्स करते हैं। इस टाइप के जो फार्मिंग है जहाँ पे इनपुट ह्यूमन है, तो इस टाइप का फार्मिंग डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती है, जबकि इस टाइप का फार्मिंग डेवलप्ड कंट्री में होती है। डेवलप्ड कंट्री जैसे USA, यूरोप, ये बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं वहाँ पर इस टाइप का फार्मिंग होता है। और जो डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, श्रीलंका, ये सभी जो है, बांग्लादेश, डेवलपिंग कंट्री आते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फर्स्ट, सबसिस्टेंस फार्मिंग, सेकेंड, कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग जिसमें कि जो क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है, वह क्रॉप प्रोडक्शन फार्मर्स के फैमिली के नीड्स को फुलफ़िल करता है, यानी कि फार्मर के जो परिवार होता है उसके आवश्यकता भर ही फार्मिंग फसल का उत्पादन होता है। तो उस टाइप का जो फार्मिंग होता है उसको सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। और सबसिस्टेंस फार्मिंग में लो लेवल के टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, और इस टाइप के जो फार्मिंग होती है इसमें हाउस होल्ड लेबरर्स वर्क करते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग भी 2 टाइप्स के होते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकेंड, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में छोटा सा प्लॉट होता है,
लैंड का छोटा सा प्लॉट होता है जिस पर कि फार्मर्स कल्टीवेट करते हैं, क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं और इस पर सिंपल टूल्स का यूज किया जाता है और अधिक से अधिक लेबर्स वर्क करते हैं। इस पर 1 ईयर में एक से अधिक फसल का प्रोडक्शन किया जाता है। एक ही प्लॉट पर एक से अधिक क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है। किसमें? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मेन क्रॉप राइस होता है और राइस के अलावा भी क्रॉप्स होते हैं। वे होते हैं वीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स। और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एशिया में होता है। एशिया में साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग किया जाता है। सेकंड, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। यह भी 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और सेकंड, नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। यानी कि यह प्लॉट ऐसा होता है जो फॉरेस्ट एरियाज का होता है और इस पर जो फॉरेस्ट होते हैं, जो ट्रीज, पेड़ पौधे होते हैं, उसको काट कर जला दिया जाता है और जलाने के बाद जो राख बचता है, जो एसेस बचते हैं, उसको सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है और जब सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है तो सॉइल अधिक फर्टाइल बन जाता है और फिर उस लैंड पर क्रॉप उगाया जाता है। और इसी तरह से वो जो लैंड है, उस लैंड पर तब तक क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है, फसल उगाया जाता है, जब तक से कि उसकी फर्टिलिटी पावर समाप्त ना हो जाए। जब उसके उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, फर्टिलिटी पावर समाप्त हो जाता है, तो जो कल्टीवेटर होता है जो उस पर क्रॉप का प्रोडक्शन करता है, वह उस लैंड को छोड़कर दूसरी लैंड पर चला जाता है और फिर से वही प्रोसेस रिपीट करता है। यानी जंगल को काटता है और जंगल को काटने के बाद उसको जला देता है। जलाने के बाद ऐसे इसको फिर से सॉइल में मिक्स करता है और फिर से वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन करता है। और क्रॉप प्रोडक्शन करने के बाद जब फर्टिलिटी पावर समाप्त हो जाती है तो फिर से उस लैंड को छोड़कर दूसरे लैंड पर चला जाता है। और इस टाइप के लैंड पर जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वह है मेज, याम, पोटैटोज। इस टाइप का कल्टीवेशन अमेज़न बेसिन में और ट्रॉपिकल एरिया में किया जाता है। अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नाम से जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। यानी पूरे संसार में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट क्षेत्र में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जूमिंग कहा जाता है। मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। ब्राज़ील में रोका कहा जाता है और मलेशिया में लैडम कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को होगा। नेक्स्ट है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग में जो हर्ड्समैन होते हैं वे अपने एनिमल्स को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। क्यों जाते हैं? एनिमल्स के
फॉडर और वाटर के लिए जाते हैं। फॉडर यानी कि जो चारा होता है एनिमल्स के, जो एनिमल्स खाते हैं भोजन, एनिमल्स का भोजन को फॉडर कहा जाता है। और वाटर आप सभी जानते हो। एग्जाम्पल में सीप, कैमल, याक, गॉट, ये मेन एनिमल्स होते हैं जो नोमैडिक मैन रियर करते हैं और इनका पालन पोषण के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमते रहते हैं, इसीलिए इनको नोमैडिक हर्डिंग कहा जाता है। अब नोमैडिक हर्डिंग में जो एनिमल्स को रियर किया जाता है, क्यों रियर किया जाता है यानी क्यों पालन करते हैं, तो उनसे उन लोगों को मिल्क प्राप्त होता है, मीट, वूल, हर्ड्स। मीट जानते हो, उल भी आप सभी जानते हो, जो उससे ऊन प्राप्त होता है। हर्ड्स स्किन, स्किन से डिफरेंट थिंग्स प्रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जैसे शूज, बेल्ट वगैरह लेदर के बनाए जाते हैं। और इस तरह के नोमैडिक हर्डिंग सेंट्रल एशिया में होता है। सहारा और राजस्थान नामक प्लेसेस पर नोमैडिक हर्डिंग होता है। अब है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग मेन रूप से जो क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है, ग्रो किया जाता है, वह ट्रेडिंग के लेवल पर किया जाता है, यानी कि जो फसल उगाया जाता है या एनिमल को पाला जाता है उसको व्यापार करने के लिए के उद्देश्य से किया जाता है, यानी कि सेल करने के लिए मार्केट में। इस उद्देश्य से जो क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है और एनिमल्स को रियर किया जाता है उसी को कहा जाता है कमर्शियल फार्मिंग। और कमर्शियल फार्मिंग में मशीन्स का यूज किया जाता है, मिक्स्ड फार्मिंग होता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है। और जो कमर्शियल फार्मिंग होता है उसके लिए मेन क्रॉप्स जो होते हैं वे हैं वीट, मेज। और वीट और मेज का प्रोडक्शन मेन रूप से नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया में किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे मिक्स्ड फार्मिंग क्या है। द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स, यानी कि जिस लैंड का उपयोग फूड को ग्रो करने के लिए, फॉडर क्रॉप ग्रो कराने के लिए, फॉडर क्रॉप हम लोगों ने भी जाना एनिमल्स के लिए जो चारा होता है उसको कहा जाता है। तो इस टाइप का जो क्रॉप का प्रोडक्शन एक ही लैंड पर कई प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, जैसे एनिमल्स के रियर भी किया जाता है उस लैंड पे, फूड को ग्रो कराया जाता है, फॉडर क्रॉप्स ग्रो कराए जाते हैं, इसके अलावा उस पर एनिमल रियर भी किया जाता है। तो इस टाइप के जो लैंड होते हैं उसको मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड में होता है। प्लांटेशन एक प्रकार के कमर्शियल फार्मिंग है जहाँ पर सिर्फ एक फसल उगाया जाता है, उसको हम लोग प्लांटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए टी, कॉफ़ी, कैश्यू, रबड़, बनाना, कॉटन, शुगर केन, ये सभी प्लांटेशन फार्मिंग का एग्जाम्पल है। और इसमें प्लांटेशन में लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स का यूज होता है, यानी बहुत अधिक लेबर्स की आवश्यकता होती है। और इसमें अधिक अमाउंट में कैपिटल भी लगता है, कैपिटल यानी कि धन की आवश्यकता होती है। नियर भी फैक्ट्रीज, और इस टाइप के जो प्रोडक्शन होते हैं वे फैक्ट्रीज के पास होते हैं और यह ट्रॉपिकल रीजन में होता है। जैसे रबड़ है तो रबड़ का
उत्पादन मलेशिया में किया जाता है, कॉफ़ी ब्राज़ील में, टी श्रीलंका और इंडिया में उगाया जाता है। मेजर क्रॉप्स राइस है। राइस का प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में बड़े पैमाने पर कराया जाता है, यानी कि राइस का प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में होता है। राइस स्टेपल डाइट है और यह ट्रॉपिकल रीजन में उगाया जाता है। सब ट्रॉपिकल रीजन में भी राइस का प्रोडक्शन किया जाता है। राइस के प्रोडक्शन के लिए जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है वह है हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी यानी कि वातावरण में नमी होना चाहिए, हाई रेनफॉल। राइस को उगने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो मिट्टी होता है वो एलुवियल क्ले सॉइल होता है। और राइस का प्रोडक्शन अधिक पैमाने पर चाइना, इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट में होता है। कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर कि राइस का प्रोडक्शन एक वर्ष में 3 टाइम्स होता है, और वह प्लेस है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। वीट के प्रोडक्शन के लिए जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है वे है मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल, ब्राइट सनशाइन, वेल ड्रेन्ड यानी कि पानी पटाने की अच्छी सुविधा है, लॉमी सॉइल। और वीट का प्रोडक्शन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में अधिक होता है। इंडिया में वीट का प्रोडक्शन विंटर सीजन में होता है। मिलेट्स को कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है, और मिलेट्स को ग्रो कराने के लिए सैंडी सॉइल की आवश्यकता होती है। जो लैंड होता है वो लेस फर्टाइल भी रहता है, फिर भी मिलेट्स का प्रोडक्शन हो जाता है। लो रेनफॉल की आवश्यकता होती है। हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, एग्जाम्पल ज्वार, बाजरा एंड रागी है। मिलेट्स का प्रोडक्शन नाइजीरिया, चाइना और नाइजर में अधिक पैमाने पर किया जाता है। मेज के प्रोडक्शन के लिए मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल, लॉट्स ऑफ सनशाइन, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल की आवश्यकता होती है। और मेज का प्रोडक्शन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको में होता है। कॉटन को उगाने के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, लाइट रेनफॉल, ब्राइट सनशाइन, ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल की आवश्यकता होती है। ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है, और यह कॉटन का प्रोडक्शन चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट में होता है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। गोल्डन फाइबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जूट जो है, जूट से बहुत सारे गुड्स प्रिपेयर किए जाते हैं, बहुत सारे चीज़ तैयार किए जाते हैं, जैसे बैग, सैक, बोरी वगैरह, जिससे कि ग्रेन्स को पैकिंग किया जाता है। उसके साथ और भी बहुत सारे चीज़ प्रिपेयर किए जाते हैं, और ये बहुत उपयोगी होता है, डेली यूज़ में आते हैं, इसीलिए इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और जूट के प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन होते हैं, हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, ह्यूमिड क्लाइमेट, एलुवियल सॉइल, और इसका प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया और बांग्लादेश में होता है। टी
के प्रोडक्शन के लिए कूल क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर है, पूरे वर्ष भर अधिक बारिश की आवश्यकता होती है। और इसके लिए वेल ड्रेन्ड सिस्टम होना चाहिए और लॉमी सॉइल होना चाहिए। जेंटल स्लोप है, यानी कि जो टी ग्रो कराने का जो लैंड होता है वो स्लॉप पे होना चाहिए, जिससे कि बारिश होने पर पानी वहाँ रुके ना, वो पानी ढाल से नीचे आ जाए। और इस तरह से टी का प्रोडक्शन कराया जाता है। टी के प्रोडक्शन में लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स की आवश्यकता होती है और टी का प्रोडक्शन केन्या, इंडिया, चाइना और श्रीलंका में होता है। कॉफ़ी के प्रोडक्शन के लिए वार्म एंड वेट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल होता है। हिल स्लोप्स यानी हिली एरियाज़ में ही कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है और कॉफ़ी का प्रोडक्शन ब्राज़ील, कोलंबिया और इंडिया में अधिक होता है। एक कॉफ़ी एंड टी बेवरेज क्रॉप होते हैं।